दोस्तों, एंशियंट मार्शल आर्ट क्या है और कैसे की जाती थी। एंशियंट मार्शल आर्ट बेसिकली एक दास्तान को बताने की कोशिश की जाती है हमेशा कि एंशियंट मार्शल आर्ट के अंदर बेसिकली कोई सिस्टम स्टाइल नहीं हुआ करते थे, बल्कि जंग लड़ने के तरीके की तैयारियां की जाती थी। एंशियंट मार्शल आर्ट को इस चीज पे तर्ज से मिलाया जाता है कि जंग हाथों से नहीं की जाती, किक पंच ब्लॉक से नहीं की जाती, बल्कि उन खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से की जाती थी और उसको उठाने की कुव्वत जिस्म में होनी चाहिए थी। उस कुव्वत के लिए पहलवानी की सख्त जरूरत थी और पहलवानी के लिए हैंड कॉम्बैट और हाथों की टेक्निक बहुत जरूरी थी। और चूंकि फ्रंट किक से लेके लो किक जितनी थी वो सबसे ज्यादा मकबूल और कामयाब रहती थी। पेनक्रशन ये पुराना कदीम रोमन अम्पायर के ज़माने से मंसूब शुदा एक स्टाइल बाद में बना, जो कि इसी तर्ज को आगे बढ़ाने के लिए था। जंग, हथियार, पहलवानी, हैंड कॉम्बैट, एंशियंट मार्शल आर्ट इसी के इर्द गिर्द आपको मिलेगी। यहाँ मज़ाहिब की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। ईसाइयों का अपना तरीका, यहूदियों का अपना तरीका और मुसलमानों का अपना तरीका। तमाम तारीखों में सबसे मजबूत रवायत वो होगी जिन्होंने सबको हराया हो, तो वो मंजर आम पे है। किसी भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके किसी भी तारीख को उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग थे जिन्होंने तमाम अगले पिछले लोगों को मात दी। ये ईमानी ताकत होती है, ये सच्चाई की ताकत होती है, ये अच्छाई की ताकत होती है। मार्शल आर्ट भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। एंशियंट मार्शल आर्ट जब ट्रेडिशनल हुई, कैसे हुई? ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट एक जमाने को कहते हैं, एंशियंट मार्शल आर्ट एक जमाने को कहते हैं। एंशियंट का जमाना जब खत्म होता है तो पुरानी चीजों को रिवाइव करने का निजाम उठाने वाले वो कीमती लोग जो पुरानी रिवायतों को मरने देना नहीं चाहते, वो एक निजाम कायम करते हैं कि हम पुरानी चीजों को खत्म नहीं करेंगे, नई चीजें कमजोर हैं, मजबूत नहीं है। लिहाजा एंशियंट मार्शल आर्ट कन्वर्ट हुई नए जमाने के अंदर नए नाम से ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जब मंजर आम पे आई तो दुनिया में मकबूल हुई, लेकिन उसको खत्म करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के अंदर अरब का बहुत बड़ा अमल दखल है, सहाबा इकराम का बहुत बड़ा अमल दखल है, सल्तनत उस्मानिया का बहुत बड़ा अमल दखल है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की मजबूत रियासत कायम करने में जो मजबूत लोगों का किरदार रहा है, उसकी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, आप मूसा अलैहिस्सलाम को देखें, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखें, या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें और दीगर अंबिया इकराम मजबूत जिसामत के लड़ने वाले लोग हुआ करते थे और उन्हीं के तर्ज पे चलने वाले, उन्हीं की सुबत अख्तियार करने वाले लोग उन्हीं के तर्ज को और मजबूत तरीके से आगे बढ़ाते थे, जैसे कि सहाबा इकराम और पिछले अंबियाओं के हवारी। ये सब मिलकर अपने नबी की, वक्त के नबी की हिफाजत करते थे। और ये हिफाजत करना मेरी पिछली बात से मैच करता है। आप समझ सकते हैं कि जंग कायम करने के लिए नहीं, जंग को खत्म करने के लिए, अमन कायम करने के लिए मार्शल आर्ट की जाती थी। चूंकि ये कामयाब हुई तो इसे खत्म करना जरूरी था। एक ऐसी तारीख जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। चंद मिनट के अंदर इंशाल्लाह आप तक पहुंचती है बात। यूं तो आप लोगों ने मार्शल आर्ट के अंदर ये तमाम स्टाइलों के नाम सुने होंगे। शितोरियो, शोतोकान, गोजो-रियो, वादो-रियो, क्योकुशन, ताइक्वांडो। ये तमाम वो मशहूर स्टाइल हैं जो दुनिया भर में मकबूल और दुनिया भर में किए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। 19वीं सेंचुरी के अंदर जब चीन के अंदर मार्शल आर्ट का रेवोल्यूशन आया, मज़ाहिबों को दबाया गया, इस्लाम मुसलमानों को पीछे किया गया, तो ये वक्त था जब तमाम लोग अपने आप को आगे लाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। मुसलमानों को पीछे करके अपने आप को आगे लाने वाले चीनी भी, जापानी भी और इस तरह से हिंदुस्तान भी और तमाम दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने ये अपना किरदार अदा किया। 19वीं सेंचुरी के अंदर ओकिनावा से कराटे के माहिरों को बुलाया गया
और चाइना से भी कुछ लोगों को बुलाया गया, लेकिन चूंकि ओकिनावन और चाइनीज जापान से कभी भी खुश नहीं रहे हैं, इनकी जंगें रही हैं दोनों मुल्कों की जापान से, लिहाजा चंद मास्टर इनमें आखिर के जापान आए और कराटे की बुनियाद रखी गई और उनको ये बताया गया कि कराटे की बुनियाद इसलिए रखी जा रही है ताकि पुराना रिवाइव सिस्टम को जिंदा रख सके, मीन ट्रेडिशनल को जिंदा रख सके। ये वो वक्त था, ये वो चाल थी जब जापानियों ने कराटे को अपने हाथ में किया, फेडरेशन को लॉन्च किया और उनसे कातास कैरिकुलम लिया और उसको अपने तरह से बना के पिछले नामों को खत्म कर दिया। ट्रेडिशनल के नाम को इस्तेमाल क्योंकि करना जरूरी था, क्योंकि वो आपकी एक आईडी थी, वो एक आपकी वक्ती पहचान थी। उस पहचान को आगे रखकर इन्होंने ट्रेडिशनल कराटे को कराटे डू के नाम पर लाकर लोगों के दिमागों में कराटे डू को ऊपर रखा और फिर 1930s और 24 की दिहाई में आपको दो स्टाइल वाज़े तौर पे नजर आ जाएंगे जो जापानियों ने खुद ओकिनावा से लेकर तब्दील करके यहाँ बनाए, और वो था शितोर्यू और शोतोकान। शितोर्यू यानी शितो और रयू का मतलब स्कूल, स्टूडेंट। शोतोकान अमूमन लोग शोतोकान करते हैं और शोतोकान के अंदर लोग कहते हैं कि अगर शितोर्यू स्कूल को कहते हैं तो कान क्या होता है। याद रखिएगा, जापानी के अंदर कान कहते हैं उस स्कूल को, उस इदारे को जहां पिछला जो लफ्ज लिखा गया है उसको चलाया जाए। गीचिन फुनाकोशी शोतोकान के बानी थे और वो स्कूल के टीचर थे, लिहाजा स्कूल नाम रखना उनके लिए ज्यादा तरजीह और ज्यादा अहमियत का हामिल था। शोतोकान स्कूल के नाम पे बनाया गया शोतोकान स्कूल। शोतोकान स्टाइल नहीं था, ये तारीख में वाज़ेह है, ये एक शोतो स्कूल था। स्कूल, कराटे क्लब, फिटनेस क्लब, ये तमाम लफ्ज मंजर आम पे आज नहीं, बहुत पुराने हैं, लेकिन इसको स्कूल कहा गया, इसकी बहुत बड़ी वजह है। शोतोकान स्कूल, और फिर इसी से जब आगे आप आते हैं तो 1960s में आपको दो स्टाइल बहुत वाज़ेह दुनिया में मशहूर नजर आएंगे, एक क्योकुशिन काई और दूसरा ताइक्वांडो। क्योकुशिन काई के अंदर आपने देखा होगा कि क्योकुशिन कान, क्योकुशिन का स्कूल, ये वजह क्या थी, ये स्कूल कहने की वजह क्या थी। जब आप किसी चीज की फ्रेंचाइज लेते हैं, जब आप किसी चीज को मंजर आम पे किसी के नाम को पेश करने के लिए अपने आप को आगे लाते हैं कि मैं उस फर्क चीज को पेश कर रहा हूं, तो आप उसकी फ्रेंचाइज को लेते हैं या आप उस इदारे को प्रमोट करने की इजाजत लेते हैं या आप तीसरी चीज उसे अपनी तरफ से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। उसी मुल्क में रहते तो इजाजत ना मिलती, लिहाजा दूसरे मुल्क में इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और यही वजह थी कि ये तमाम जो नाम मैंने लिए और इनके बानी जापान में मशहूर हो गए। तमाम इन मास्टरों की, चाहे वो मास ओयामा हो, इनकी अपनी पैदाइश 1924, कराटे की तारीख 4 सदी पुरानी, 5 सदी पुरानी। लिहाजा क्योकुशिन आज जिस शक्ल में है वो एक अलग टॉपिक है, ये इल्म वाले लोगों के लिए टॉपिक है, जिन लोगों को इल्म नहीं है वो सिर्फ चीखें मारेंगे। क्योकुशिन की आज की तारीख अलग है, हम बात कर रहे हैं पिछली तारीख। 1960s में जनरल चाओ ने, जो कि ताइक्वांडो के बानी थे, उन्होंने मास ओयामा को कोरिया बुलाया और उसको वहां रहने के लिए कहा और कहा कि ताइक्वांडो को प्रमोट करते हैं। लिहाजा जापान में रहने की वजह से और शादी जापान में करने की वजह से मास ओयामा ने इस पर इनकार किया और अपने आप को जापान में रखते हुए क्योकुशिन कान को फाउंड किया, जो कि बेसिकली कोरियन कराटे है। अमूमन लोग इसको जापानीज कराटे समझते हैं, इसके लफ्जों में भी कई लफ्ज नहीं, आधे से ज्यादा लफ्ज है ही कोरियन और काउंटिंग जो है वो जापानी है। लिहाजा ये कोरियन कराटे जापान के अंदर भी मकबूल हुई, चूंकि ये अनफॉर्चुनेटली रजिस्टर्ड कभी ना हो सकी, क्योंकि ये ओरिजिनल कराटे से कभी मुंसलिक नहीं थी। यही वजह थी कि आज भी जापान के अंदर ये अपने खुद साख्ता इवेंट कराए जाते हैं वर्ल्ड के स्पॉन्सर के ऊपर,
हुकूमत की तरफ से कभी भी इन्हें पसराई नहीं मिली। हुकूमत की तरफ से 4 ऑथेंटिक स्टाइलों को उन्होंने ऑफिशियल किया है, जो कि सबसे पहले शितोरियू, शोतोकान, गोजोरियू और वादोरियू। ये जापानी हुकूमत और जापानी आर्मी से मुंसलिक लोगों की कार्रवाई थी, जो कि कराटे को तब्दील करके ट्रेडिशन को कमजोर करने के लिए कराटे डू पे लेके आना था। लिहाजा आज कराटे आप खुद देखते हैं कराटे डू है। कराटे डू होते के साथ ही 1970s में कराटे को यूरोप का सफर हुआ और जापानी यूरोप जाकर सबसे पहली फेडरेशन फाउंड करते हैं, वो थी वोको वर्ल्ड यूनाइटेड कराटे यूनियन। इस यूनियन ने तहलका मचा दिया और ये तमाम रूल्स रेगुलेशन दुनिया में फैल गए। पूरी दुनिया में तेजी से कराटे फैली और 1994 में उसी वोको के ग्रुप टूटकर एक नया ग्रुप बना और वो WKF कराटे के अंदर तब्दील हो गया। आज भी वोको की आधी टीम अलग जगह काम कर रही है और WKF अलग काम कर रही है, और वो कॉज जो ट्रेडिशन को खत्म करने का था, लोगों को मजबूत और जंग की तैयारी से हटाकर खेल कूद और तफरीह पे लगाना था, उस सिस्टम को कराटे डू के जरिए एथलेटिक स्पोर्ट्स कराटे लॉन्च कर दी गई। आज कराटे स्पोर्ट्स पे सबसे ज्यादा मकबूल है। लिहाजा स्पोर्ट्स कराटे की अपनी मुफादियत है और ट्रेडिशनल कराटे की अपनी। 19वीं सेंचुरी के अंदर स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन फाउंड हुई और उन्होंने तेजी से तमाम मार्शल आर्ट के अंदर स्पोर्ट्स साइंसेस को सर्कुलेट किया और उसी के अंदर उसकी ट्रेनिंग पैटर्न को चेंज करने की कोशिश की। जबकि ट्रेडिशनल कराटे, रिवायती कराटे कदीम जमाने की मार्शल आर्ट से मुंसलिक है, उसके अपने पैटर्न है, उसके अपने तरीकत है, उसकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, और वो खत्म करने की वजह आपके अपने जोड़, आपकी अपनी बॉडी को, अपने माइंड सोल को खराब करने के बराबर होगी। एथलेटिक कराटे का अपना तर्ज है, लिहाजा अंडरस्टैंड करना होगा कि आज हमें ट्रेडिशनल कराटे क्यों करनी है, नहीं करनी है, करनी है, और स्पोर्ट्स कराटे करनी है, नहीं करनी है, क्यों करनी है। ये तमाम सवाल हमारे अपने हैं, हमें खुद से करने होंगे और उसके मुताबिक, अपनी बॉडी के मुताबिक हमें उसका काम करना होगा। स्पोर्ट्स साइंसेस को लेकर हम एजुकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी तो ले सकते हैं, मार्शल आर्ट साइंस नहीं ले सकते। आज भी स्पोर्ट्स साइंस के अंदर एक भी सब्जेक्ट मार्शल आर्ट साइंस का नहीं आ सका। ये अप्रोच कदीम जमाने की आज नए जमाने के अंदर एडजस्ट नहीं कर सकी। ये कमी नए जमाने की एजुकेशन की है या पुराने जमाने के मजबूत इरादों की और बुनियादों की। ये फैसला हम अपनी अगली किसी वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।